एक बहुत चर्चित पुस्तक है दलपति कल्लू, उसके लेखक हैं राजकुमार चौधरी। हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं, ये रिटायर्ड आईएएस हैं और इनका घर वैसे है नवादा में केना सराय, लेकिन रहते हैं रांची में, झारखंड में, और झारखंड में ही रिटायर्ड हुए। ये कई किताब और लिखे हैं। इनके बारे में इनसे आज हम बात करेंगे, इनकी कृतियों के बारे में, किताबों के बारे में और इनके बारे में। तो शुरू करते हैं सर बातचीत। आप अनुसूचित जाति से आते हैं। हाँ, मैं और आपके बारे में एक जानकारी हमें है कि आपके पिताजी की एक चिट्ठी पढ़ने के लिए टीचर एक थे वहाँ गांव के, मना कर दिए थे 3 दिन टहलाने के बाद। तब आपके पिताजी ने ऐसा ठान लिए वो कि हम अपने बेटों को, चाहे बच्चों बेटी हो, किसी को अशिक्षित नहीं रखेंगे, सबको पढ़ाएंगे, और आपको ऐसा पढ़ा दिए कि आप आईएएस बन गए। हाँ, ये पिताजी की सबसे बड़ी उपलब्धि कही। और उनका एक आन जो होता है, बिना आन का कोई आदमी नहीं बनता है। ये बात, क्रांति तो वही ला सकता है जिसके पास आन हो। तो मेरे पिताजी जब चिट्ठी मेरे नानी घर से आई थी चिट्ठी, तो पढ़ाने के लिए गांव के एक रामेश्वर मास्टर साहब थे, उनके पास गए थे। तो बाबूजी सवेरे सवेरे गए थे, तो बाबूजी कहा कि हम आते हैं, मैदान से आते हैं, बैठिए। तो बाबूजी बैठे रह गए वहाँ। तो वो मैदान से आए तो कहे कि ज़रा ब्रश कर लेते हैं। उसमें तो दतवन था, दतवन वगैरह कर लेते हैं। तब तक एक उनके मित्र आ गए मास्टर साहब के, उसके गपशप में रह गए। तो फिर ये हो गया टाइम स्कूल का। तो कहे मास्टर साहब की शाम में आइए ना, हम शाम में पढ़ देंगे चिट्ठी। तो बाबूजी शाम में भी गए। इसी तरह से 3 दिन तक वो टहलते रह गए हैं, लेकिन चिट्ठी नहीं पढ़ी गई। बाबूजी को बहुत गुस्सा आया और उसके बाद में वो चिट्ठी को वहीं फाड़ दिए। इसके बाद में कहे कि अब मेरा बेटा एक भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सब पढ़ा लिखा रहेगा। तो उन्होंने इतना किया कि जो ताड़ी का जो पेशा है, परंपरागत पेशा है, हम सभी परिवार को उससे अलग रखा। उन्होंने कहा कि मैं तो करता हूँ, मेरे पास मजबूरी है, लेकिन मैं अपने बेटा को किसी को नहीं करने देगा, और हम लोग को सबको अलग रखें। हाँ, इतना हमारा योगदान रहता था कि चूँकि बगान लेते थे तो सिपाही आता था और मेरे यहाँ ही ठहरता था। तो अलग कमरा बना हुआ था, वहाँ ठहरता था। तो उनकी सेवा सत्कार मुझे करना पड़ता था, और उनका यही योगदान था मेरा। ताड़ी बेचने से लेके उतारने में आप लोग को पिताजी नहीं लगा? कोई एकदम बिल्कुल एकदम दूर रखते थे। कभी कभी जाते भी थे तो डांट करके भगा देते थे। लेकिन पिताजी ये काम करते? हाँ, पिताजी ये काम करते थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत संघर्ष हुआ आपका? हाँ, बहुत संघर्ष हुआ। मैट्रिक तक तो मुझे उतना नहीं लगा। मैट्रिक के बाद से मेरे एकदम जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा। कभी फील हुआ इस तरह से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कि आप दलित हैं तो आपके साथ भेदभाव किया जाता है अन्य लोगों के द्वारा? हमें चूँकि ऐसा कम महसूस हुआ, लेकिन हाँ होता ही था, काफ़ी होता था। जो अगड़ी जाति के होते थे तो वो है सो आगे बैठते थे, हम लोग को पीछे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये सब था। हाँ, उस समय भी था। लेकिन फिर भी हमारा जो था, बावजूद भी हम लिखते थे पूरा। अच्छा, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था। आप बीपीएससी क्वालिफाई किए, फिर प्रमोशन से आप आईएएस बने। हाँ, तो आप बिहार प्रशासनिक सेवा में भी रहे। हाँ, आईएएस की सेवा में भी रहे। हाँ। तो सरकारी नौकरी के दौरान कभी इस तरह की फील हुआ? हमेशा फील हुआ कि आप दलित? सबसे बड़ा, मुझे पढ़ाई में उतना नहीं फील हुआ था, लेकिन इसके बाद तो मुझे इतना फील हुआ कि पग पग पर मुझे इतना ठोकर लगा। और मुझे जो आईएएस मिला वो 5 बैच मुझे सफ़र करना पड़ा दलित होने के कारण। और पहले मिल जाना चाहिए था। 5 बैच में पीछे रह गया। 5 साल यानी देर से? हाँ, 5 बैच मतलब 5 साल ही नहीं, 5 बैच कहिए। अच्छा। हाँ, 2000 से मुझे मिलना था आईएएस।
अब चूँकि बहुत छोटा उम्र में हम सर्विस किए थे और पहला मेरा था, इसलिए हमसे जो हमारे कम एज वाले डिप्टी कलेक्टर में शायद ही होते हैं। हाँ, तो यानी ये भेदभाव ना सिर्फ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि सरकारी नौकरियों में बड़े अधिकारियों के साथ भी है। बहुत हुआ, इतना हुआ कि मत पूछिए। और ख़ास करके मैं तो जिस समाज से आया था, पीड़ा तो मुझे थी। और हमेशा एक मैं मानता हूँ, मैं अपना लेखन में भी किया है जिक्र, कि लोक सेवक एक जल के तरह निर्विकार, शुद्ध जल के तरह निर्विकार होना चाहिए और निर्जल माने निर्विकार होना चाहिए और रंगहीन होना चाहिए। हाँ, जो सरकार आए उसी का रंग में मिल जाए, लेकिन उसका वो हमेशा ये रहना चाहिए कि वो जल है, उसको हमेशा याद रहना चाहिए कि वो निर्विकार और निर्जल है। सरकार के जो नीतियां सरकार की और सरकार का निर्देश उसका पालन वो नहीं, पहला है मेरा संविधान। संविधान के विपरीत अगर सरकार भी आदेश दिया तो मैंने उसका पूरा लिख करके दिया, नोटिंग पर लिख के दिया कि आप मुझे आदेश दीजिए। उनका पसीना छोड़ा देते थे कि उसके विरुद्ध वो लिख करके दे। कोई उदाहरण? अनेक उदाहरण है, एक नहीं है, कई सैकड़ों उदाहरण है। एक बार तो हुआ कि देवघर में मैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी था, तो 14 करोड़ गया था ये लगाने के लिए, माने पंचायतों को देने के लिए, और उसका पंचायत ही करता ये जो है प्रस्ताव लेगा, वही खर्च करेगा, सब चीज़ देना था, पंचायत को मुझे देना था। तो उस समय वहाँ के डीसी थे, वो माने यहाँ का जो जरेडा का, झारखंड का जरेडा का है, वो उससे बात कर लिए थे 20% पर। हाँ, तो और मुझे प्रेशर डालने लगे कि आप लिखिए कि चूँकि देवघर अंधेरा रहता है, यहाँ पर्यटन स्थल है और इस स्ट्रीट लाइट पूरा लगाने के लिए आप प्रस्ताव दे दीजिए। मैं अड़ गया, कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा इस तरह का प्रस्ताव। पूरा मैंने वो जो चिट्ठी अलॉटमेंट में जो था वह मैं लिख दिया। लिख देने के बाद मैं मुझ पर बहुत नाराज़ हो गया, वो डीसी से बहुत नाराज़ हुए और उसका मुझे झेलना पड़ा ये कि मेरा जो सीआर है मैं वो ये लिख दिया, ये लिखा, उत्कृष्ट नहीं लिखा बल्कि लिख दिया जो है गुड, हाँ अच्छा लिखा, लिखना था, उत्कृष्ट लिखना था। तो आप उसमें विरोध क्या करना? आपको ये पता था कि 20% पे बात हुई, डील हुई? मुझे भी आया था 5% देने के लिए, मैं तुरंत उसको भगाया, कहा कि मेरे पास भाग दे कि नहीं है। इस तरह के मेरे बहुत है, इस पर हम कहेंगे तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत घटनाएं हैं। हाँ। तो हम अगर अगले बार लेखन देंगे, हाँ तो हम आपको टाइम देंगे। अच्छा, लेखन को लेके क्या, कैसे शुरुआत? हाँ देखिए, मैं आपकी शायद 30 किताबें अभी पेंडिंग में है। पेंडिंग नहीं है, मेरे 3 किताब तो निकल चुके हैं, 2 नॉवेल निकल चुके हैं और मैं 45 किताब लिखा हूँ। इनकी जो किताब है दलपति कल्लू, वो अमेजन और फ्लिपकार्ट ये सब पे उपलब्ध है, प्रभात प्रकाशन से। उसका शिवालय भी है, उसका शिवालय भी जो है वो सभी पर मिलते हैं, 5 स्टार रेटिंग है उसका। हाँ, तो वो उससे बहुत अच्छा मुझे रिटर्न मिला, उसका ये फ़ायदा मुझे मिला। और मैं शुरू से ही लेखन में था मुझे, क्योंकि मैं अभिनय भी करता हूँ, अभिनय भी करता था। हाँ, अभिनय कला से मैं अवगत हूँ। आपके जीवन में जैसे बहुजन महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्री फूले हैं, पेरियार हैं, संत गाडगे बाबा हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं, तो उनका कब प्रभाव पड़ा? स्टूडेंट लाइफ में बाबा साहब को आप कितना जानते थे, कॉलेज लाइफ में कितना जाने, यूनिवर्सिटी में कितना जाने, या नौकरी में आने के बाद बाबा साहब को आप अच्छे से जान पाए? देखिए, बाबा साहब के बारे में तो एक्चुअल मैं यूनिवर्सिटी में आया और हॉस्टल में आया, छात्रावास में, तब मुझे जानकारी हुई। लोग ऐसे इनके बारे में तो मैं कहता भी था, तो मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे इस नौकरी में, तो वो भड़क जाते थे, माने ऐसा होता था, वो भड़क जाते थे। तब मैंने पूरा अध्ययन किया इनका,
तो मुझे लगा कि सचमुच में जब अंबेडकर का लाइट लग जाएगा जिसको, वह बिल्कुल आडंबर से मुक्त हो जाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता है प्रगति से। अंबेडकर का लाइट ऐसा लाइट है। फिर पेरियार, रामास्वामी, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले, इस सभी का पढ़ा मैंने और देखा कि ये तो समाजवादी विचारधारा के आदमी हैं। और हमारे जितने समाजवादी लोग हैं जो जन्म लिए, ये समाजवाद को नष्ट कर दिए। जैसे समाजवाद का श्रीमती गांधी का जो है को आपातकाल लगाने का मैंने इस पर यह किया है कि आपातकाल लगाने की परिस्थिति क्यों आई। इसीलिए आई परिस्थिति कि उस समय वो समाजवाद विचारधारा बहुत जोर शोर से चल रहा था। बंगाल में नक्सली चारू मजूमदार और ये सब नक्सलवाड़ी हुआ था। महाराष्ट्र में ये दलित पैंथर करके हुआ था। कर्नाटक अति में इसमें केरला में भी ये सोशल जो है ना दलित पिछड़ों का मूवमेंट नहीं, मार्क्सवादियों का ये हो गया था, राज हो गया था, है ना, स्टेट हो गया था। बंगाल भी काफ़ी प्रभावित हो गया था। तो उस समय मजबूरी में था कि श्रीमती गांधी को कि समाजवादी जो विचारधारा का था वो गरीबों के लिए काम कर रही थी और उसने गरीबों के लिए बहुत काम करी। उसने जैसे ये कोयला जो है कंपनी को नेशनलाइज किया, बैंक को किया, फिर है सो प्रिवी पर्सेज है उसको ख़त्म किया, जो राजा महाराजा का, ये सब जानना चाहिए लोगों को। राजा महाराजा को जो ये मिलता था सुख सुविधा, उस सबको ख़त्म कर दी। तो है सो फिर गरीबी के लिए विसूत्री कार्यक्रम चलाई। इस तरह से वो एकदम लगा कि जैसे आर्थिक आज़ादी वो लाने वाली है। तो राजे महाराजे, जमींदार और पूंजीपति लोग खास करके जो है अभी को जो है जो विचारधारा हुआ है, ये सब सभी लोग है पीछे से लगा हुआ था। और इन लोग समझे नहीं जेपी आंदोलन का, जेपी भी नहीं समझे। जेपी तो महान पुरुष थे, उनका कोई कहना नहीं है, लेकिन वो उनको जो है सो जैसे आँख से उठा, ऊँघते हुए उठे और लोगों ने गया मनाया, उनको मान गए। वो तो आदमी सीधे साधे थे, छल प्रपंच तो जानते नहीं थे कि पीछे हमारा कौन लगा हुआ है। हालांकि श्रीमती गांधी उनको बहुत समझाई कि वो आपके पीछे लगा हुआ है, पूंजीवादी लोग लगा हुआ है, उनको मालूम था। तो इस पर तो मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन जो समाजवादी उदय हुए, तो समाजवादियों ने समाजवादी के कंधे पर चढ़कर, समाजवादियों ने समाजवाद के कंधे पर चढ़कर और समाजवाद को नष्ट कर दिया, जो इंदिरा गांधी ला रही थी। हाँ, वो आर्थिक आज़ादी ला रही थी। लेकिन आपातकाल जब लगा तो फिर वो मुड़ गई, फिर वो चली आई ब्राह्मणवादियों के जो एजेंडे हैं आरएसएस का, उस पर वो चली आई। लेकिन पहले वो था, वो आर्थिक आज़ादी ला रही थी। तो जो है ना, तो अब कैसे हो गया, देखिए कैसे होता है। आज जो सभी छापे मारे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इसका बहुत बड़ा रहस्य इसलिए है कि इन लोग तो गरीब घर से उगे हैं और धीरे धीरे ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये चुनाव को इतना खर्चीला बना दिया, इतना खर्चीला बना दिया कि वो जो जितना खर्च करेगा चुनाव में वो आगे रहेगा। इन लोग के पास तो कुछ है नहीं। तो पार्टी चलाने के लिए, राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, भ्रष्टाचार से आएगा। तो भ्रष्टाचार तो करना इन लोग की मजबूरी है। अब पूंजीपति लोग चाह रहा है, जो अभी है, कि इन लोग सभी को समाप्त कर दें। समाप्त तो सभी तो भ्रष्टाचार में सभी लगे हुए हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन वो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करता है,
यही सब छोटा छोटा करता है, जैसे है ना कि मछली खाया पूरा खा करके और कांटा उटा फेंक दिया, और इन लोग कांटा चुन रहा है इन लोग, तो इसलिए इन लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा साजिश है चुनावी खर्च को बहुत बढ़ाना और चुनाव जीतने के लिए काफ़ी पैसा लगना खर्च। तो इन लोग समझा नहीं, इन लोग ने समाज पहले जो इन लोग को मिला था, गलती क्या इन लोग किया कि जैसे ही इन लोग को मौका मिला था, इन लोग को समाजवादी विचारधारकों के विचार को एजुकेशन में डालना चाहिए था। पेरियार को डालना चाहिए था, अंबेडकर को डालना चाहिए था, फुले ज्योतिराव फुले को डालना था, सबको डालना था, जो इन लोगों ने नहीं किया। इन लोग व्यवस्था बदलने के बजाय व्यवस्था में खुद बदल गए। ये बहुत बड़ा चूक हुआ इनसे, समाजवादियों से। तो इसीलिए जो है आज जो है परिस्थिति आज जो उत्पन्न करने का है, ये इनका देन है, इसके लिए खुद ये जिम्मेवार है। और आज भी इन लोग परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। अरे भाई वैसे थोड़े होता है, आपको खाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से होता है, आपके पीछे विजन होना चाहिए। एक डाकू भी जो होता है ना, पहले योजना बनाता है और योजना बना करके उसका पूरा पृष्ठभूमि तैयार करता है, तब वो डाका डालने में सफल होता है ना। तो आपके पास जो डिस्ट्रॉय ही करने का, ब्राह्मणवादी ही लाने का, चाहे आरएसएस का जो भी है, उसके पीछे एक विजन है, उसका एक पृष्ठभूमि है ना। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास विचारधारा है कि मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना और मंत्री बनना, विधायक बनना, कुछ नहीं बनना। पापा की पार्टी। इन लोग यही परिवार से आगे नहीं बढ़ने दिए। इससे तो क्षति कराए ना कि जो उभर रहा था उसको इन लोग खुद का कुचले हैं। अच्छा सर, अब राजनीति से अलग, हाँ, नवादा कब जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, मैं जाता हूँ, नवादा जाता हूँ। गांव जाते हैं? हाँ। अब वो सब जगह देखते हैं जहाँ संघर्ष किए? मैं जाता हूँ, देखता हूँ। और अभी मैं जाता हूँ ना गांव में, तो गांव के चारों तरफ लोग सभी, मैंने कम से कम 25-50 आदमी आ जाता है, सब घर का शिकायत लेकर के, और पंचायत जाके करना पड़ता है वो सभी को समझाना पड़ता है। अभी भी मेरी लोकप्रियता इतनी है। अच्छा, पंचायती करते हैं वहाँ? हाँ, सबको समझाते हैं, बुझाते हैं, और केस मुकदमा सबसे हटवाते हैं। केस मुकदमा नहीं लड़ो। देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ होता है, समय, एक पैसे का सही सदुपयोग, और दूसरा समय का सही सदुपयोग। जो दोनों चीज़ जाना वही आगे बढ़ा है। जितना भी आप उदाहरण लीजिए, सभी है यही दोनों चीज़ का। और शासन किया जाता है, जो राज किया जाता है, 2 चीज़ से किया जाता है। 2 ताकत होती है। एक होता है ताकत से शासन किया जाता है, समझे ना, शासन ताकत से किया जाता है। लेकिन जहाँ की जनता मूर्ख हो, वहाँ धूर्त का शासन मूर्खों पर होता है ना। कहाँ इशारा है सर आपका? आप समझिए और इन लोग समझे सभी। अच्छा, अब किताबों के बारे में ही आज जान लेते हैं। जैसे बाकी किताबें कब तक छप जाएगी आपकी? मेरी किताब जल्दी ही छपेगी। मेरे 3 किताब, 2 नोवेल है और एक कविता का, गीत का है, ये छपी है। तो गीत की कविता जो है पुस्तक, उतनी मैंने काफ़ी उस समय छपा था जिसमें ये था, कंप्यूटर युग नहीं था, वो पम्पलेट वगैरह छपता था, ये कार्ड वगैरह वही छपा था, इसलिए बहुत मिसप्रिंट हुआ, इसलिए हम बाजार में नहीं उतारे उसको। अच्छा। हाँ। अच्छा, झारखंड में आप लंबे समय तक जॉब में रहे? हाँ। बड़े पद पे। यहाँ दलित का संगठन उस तरह से एक्टिव नहीं दिखता जैसे बाकी राज्यों में? हाँ, नहीं हो। क्या रीजन है? यहाँ देखिए 2 तरह से रीजन है। एक तरह से तो यहाँ के ट्राइबल लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट को भी अपना दुश्मन समझते हैं। अब क्यों समझते हैं पता नहीं, लेकिन वो सरवाइव नहीं करने देते हैं। उनको पता भी नहीं कि अम्बेडकर क्या होते हैं।
उनके पूछिए तो अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, जबकि समूचा अधिकार अंबेडकर ही दिए हैं उनको। तो ये तो आदिवासी के जो नेता हैं उनको चाहिए कि दलित आदिवासी को एक साथ लेकर के बिहार झारखंड में दलित 11% है, हाँ। करीब 27% के आसपास आदिवासी हैं। दोनों एक हो गए तो बड़ी शक्ति हो सकती अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ के जो ये हैं दलित भी हैं, तो वो भी बाहरी भीतरी में लगे हुए हैं। वो भी अपने आप को कमजोर बना दे रहे हैं। है। यूनाइट नहीं है, जागरूक नहीं है। हाँ, यहाँ के जो है ना, जो लोकल कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ठीक है भाई, इन लोग बाहर से आए हैं तो इन लोग को आरक्षण नहीं मिले, फलना मिले। आरक्षण तो भैया एक जो टोकरी में है उसका एक कण है, आरक्षण थोड़े ही है, कुछ नहीं आरक्षण है, आरक्षण कुछ नहीं है। तो इस पर तो हम बहुत लंबा कर सकते हैं। तो बाकी क्या है सर? हैं आरक्षण कुछ नहीं है तो क्या है? आरक्षण सिर्फ यह है, कुछ लोग मिडिल क्लास में आए, आरक्षण के माध्यम से पढ़े लिखे, कुछ आदि आए मिडिल क्लास बने। तो इसका आरक्षण देने का मतलब ये था कि जो अपने समुदाय को कम से कम लीड करेगा वो, प्रतिनिधित्व। हाँ, प्रतिनिधित्व करेगा। तो समझे, प्रतिनिधित्व करेगा का मतलब कि उनको अलग से नहीं करना है, माने उनका जो है ना अधिकार जो है उसको वाजिब दिलाना है, इतना तो करना चाहिए। दलित, अति पिछड़े, पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, उनके साथ किसी भी क्षेत्र में अन्याय नहीं हो, हाँ, उनके साथ गलत नहीं हो, उनके साथ जस्टिस हो, इसके लिए हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हाँ, हर क्षेत्र में हो, इसके लिए आरक्षण दिया गया। हाँ, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं तो अभी काफ़ी इसमें अनुभव किया है कि जो दलित से जो है, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो भी नेता हैं, यहाँ तक कि ओबीसी का भी, तो वो है सो उनमें सबसे बड़ी बुरी आदत है कि वो अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं अपने ही लोगों को, अपने ही लोगों को। ये तो हर जगह। हाँ, तो क्यों नहीं होता है? ये राजनीति नहीं है, बल्कि ये है कि देखिए जो जनप्रतिनिधि है, हम उसी से चलते हैं कि उनको भी राजनीति में आए हैं तो उनको भी रसूख चाहिए पद का और पैसा चाहिए। ये दोनों चीज़ तो है सो अगड़ी जाति से तो नहीं ले सकते हैं। अगड़ी जाति तो उनको छूट छाड़ के रख देंगे, लेकिन उनके माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, निचले लोग हैं, उसको खूब शोषण करते हैं। इसको से बचाने के लिए बाबा साहब ने ये दिया था कि भाई ये नहीं करो। इनको जो है लोक सेवा क्या क्या है, लोक सेवा को एक स्वस्थ उदर के समान होना चाहिए, एक स्वस्थ उदर के समान होने चाहिए। पेट है ना, जिससे पेट में अन्न जाता है तो जिसका स्वस्थ रहता है, तो जिसका जो भाग में होता है उसको पहुंचा देता है। लोक सेवक वही है कि जिसका जो भाग में है, वो सरकार की नीति है, उसके वहाँ पहुँचा देना। और यही उसके लिए काफ़ी है। बना हुआ तो कानून बहुत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अभी 80 करोड़ जो देते हैं, कार्ड देते हैं ना बीपीएल में खाद्यान्न, 20% आपको ऐसे मिलेंगे, 20 करोड़ आपको ऐसे मिलेंगे जिसका जो है ना अति गरीब है, उसका कहीं कुछ नहीं है, ना गरीबी रेखा में नाम है, ना कोई डेवलपमेंट ना मिला है। ऐसे लोग हैं, आपको देखिएगा, मैं तो सर्वे किया हूँ, अध्ययन किया हूँ। अच्छा सर, आखिरी है, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आज भी उस स्थिति में जी रहे हैं जिस स्थिति में आप बचपन में जी रहे थे? आपके पिताजी ताड़ी बेचते थे, ताड़ी उतारते थे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिताजी जूता पॉलिश करते होंगे, कर रहे हैं, मैला धो रहे हैं, मैला साफ कर रहे हैं, अलग अलग काम जो जातीय पेशा है, कोई मछली निकाल रहे हैं नदी से, कोई लोहार वाला काम कर रहे हैं। इस तरह से जो काम अभी भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी क्या आईएएस आज बन सकते हैं? मैंने मेरी कविता में 4 पंक्ति मुझे कहना पड़ रहा है
जो सभी के लिए बहुत बड़ा ये प्राण दे सकता है। मन में दृढ़ विश्वास हो, कर्तव्य तुम्हारे साथ हो, प्रयत्न ही हो प्रार्थना, लोग कहने लगे दीवाना, समझो मंजिल तुम्हारे पास है। इसका सरलार्थ मैं समझा देता हूँ। किसी काम करने के लिए पहले दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं जरूर करूँगा, और उसके लिए उस प्रयत्न लग जाना चाहिए। खाली सोच करके नहीं होता है। तुम्हारा जो प्रयत्न है वह ही प्रार्थना है ना। वह जो प्रयत्न उसके लिए जो है ना मंजिल है, मंजिल के पीछे तुम लग जाओ, उसके लिए करो, वही तुम्हारी प्रार्थना है। अब इतना तल्लीन हो जाओ कि लोग कहने लगे कि सारा पागल हो गया, ये उसके पीछे पागल हो गया। जब कहने लगे तब समझो कि मंजिल आपके पास करीब आ गया है ना। ठीक है ना। तो एक दूसरा फार्मूला है कि एक वृत्त है जो मैंने लिखा था, एग्ज़ाम में लिखा था, मैट्रिक का एग्ज़ाम में लिखा था। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। मैं जो है रेखा गणित को व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास किया है, और वही लिखा था जो मैं बता रहा हूँ। वृत्त के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है, जो उसको हम लक्ष्य मान लें, उसको लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य मान लें। तो जो वृत्त का परिधि होता है, उस परिधि से सेंटर तक, पॉइंट तक जाने के लिए हजारों रास्ते हो सकते हैं, और सेंटर से न जाने के लिए, बहाने के लिए भी हजारों रास्ते हैं निकलने के लिए। तो पहले वो तय करना है कि सेंटर के पास जाना है कि नहीं, उनका लक्ष्य है कि नहीं। और अगर लक्ष्य उसका है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो सेंटर तक वो जाएगा, वो केंद्र जाएगा, लक्ष्य हासिल करेगा, कोई बाधा नहीं कर सकता उसको। मैंने आपको अपना जीवनी बताया कि मैंने जो ठान लिया वो किया। आज तक मैं जो ठाना हूँ वह किया हूँ। चलिए सर, शुक्रिया सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी गरीब हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, और आपके पिताजी जातीय पेशा करते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप लक्ष्य का निर्धारण कर लिए तो आप भी डायरेक्ट आईएएस बन सकते हैं सीधे तौर पर। ऐसे कई उदाहरण हैं। जमुई में एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, टायर पंक्चर बनाते हैं, उनका बेटा बीपीएससी की परीक्षा में पास किए हैं और वो एसडीओ बनेंगे। 80 रैंक आया है उनका, 2 दिन पहले रिजल्ट आया। तो कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप ठान लेते हैं तो आप भी आईएएस बन सकते हैं, बीपीएससी निकाल सकते हैं, बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं, और कई एग्ज़ाम होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकते हैं। ठान लीजिए और इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, वो काम आपको नहीं करना है, आपको कुछ और करना है, तो आप भी कर सकते हैं। शुक्रिया सर फिर से बातचीत के लिए, और आप लोग को शुक्रिया पूरा इंटरव्यू देखने के लिए। सर से बातचीत आपको कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।